नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर श्री हर्ष हूँ। मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन हूँ चंदन हॉस्पिटल लखनऊ में। आज हम लोग बात करेंगे स्कार के ट्रीटमेंट के बारे में। स्कार्स बहुत अलग अलग तरीके से होते हैं, उनकी ओरिजिन बहुत सारे वजहों से हो सकती है। सबसे कॉमन जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, चोट के बाद आए हुए स्कार, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्कार्स, ऑपरेशन के बाद हुए स्कार्स, पोस्ट ऑपरेटिव स्कार्स, जलने के बाद आए हुए स्कार्स, जलने के बाद आए हुए जो निशान बच जाते हैं, हाइपोट्रॉपिक स्कार्स जो चोट लगने के बाद या ऑपरेशन के बाद हुए स्कार्स में थिकनिंग आ जाती है, उसको हाइपोट्रॉपिक स्कार्स कहते हैं। कुछ मरीजों में ये थिकनिंग बहुत ही हार्ड तरीके से आती है, जिसको हम लोग कीलॉइड के नाम से जानते हैं। और कीलॉइड अक्सर कान को पियर्सिंग के बाद में, जो ईयर पियर्सिंग के बाद में आपने अक्सर देखा होगा कि कान के पीछे वाले हिस्से में थिकनिंग आ जाती है। ये भी कीलॉइडल टेंडेंसी ही होती है। इसके अलावा पोस्ट एक्निक स्कार्स, मुहासों के बाद आए हुए स्कार्स, और स्ट्रेच मार्क्स जो कि लोअर टमी में प्रेगनेंसी के बाद में, या शरीर के उन हिस्सों में जिसमें ग्रोथ स्पर्ट के बाद विजिबिलिटी आती है, जैसे शोल्डर, थाइज, बटक्स, इन सब एरियाज में भी स्ट्रेच मार्क्स पाए जाते हैं। सभी तरीके के स्कार्स का जो ट्रीटमेंट है वो अलग अलग तरीके से किया जाता है। जो अलग अलग मोडालिटीज़ हैं ट्रीटमेंट की, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्कार रिविजन के बारे में हम बात करेंगे। स्कार रिविजन मतलब किसी भी स्कार को हम लोग ऑपरेशन के ज़रिए और महीन कर दें और पतला कर दें, बारीक कर दें। मरीज़ों की अक्सर ये क्वेरी रहती है कि क्या ऑपरेशन के बाद ये स्कार बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। ज़्यादातर पेशेंट्स में ऑपरेशन के बाद ये निशान बहुत बारीक हो जाते हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि स्कार कितना चौड़ा है, कितना बड़ा है, चेहरे या शरीर के किस हिस्से पर है, उस शरीर के हिस्से की कैसी लैक्सिटी है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उन सारे फैक्टर्स को जब तक हम पेशेंट को देखते नहीं, तब तक वो इवैल्यूएशन पॉसिबल नहीं होता है। एक बार पेशेंट को देख लिया जाए, उसका इवैल्यूएशन हो जाए, तभी ये बताया जा सकता है कि ऑपरेशन के पश्चात स्कार का कितना हिस्सा बचेगा, पूरा जा पाएगा कि नहीं, या ऑपरेशन के बाद उसका निशान कैसा आएगा। स्कार रिविजन में हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जो भी स्कार हम नया दे रहे हैं वो बहुत ही फाइन हो, और कुछ एक लाइंस होती हैं बॉडी में जिसमें स्कार्स देने पे उसकी विजिबिलिटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। ऑपरेशन के बाद स्कार रिविजन में हम लोग कुछ मेडिसिन एडवाइस करते हैं, जिसके बाद स्कार की विजिबिलिटी और कम हो जाती है। अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि स्कार एकदम ख़त्म हो जाएगा, तो ये कहना ऑपरेशन के पहले बहुत मुश्किल है कि आपकी बॉडी इस स्कार को किस तरीके से हैंडल करेगी। ज़्यादातर पेशेंट्स में हमारी ये कोशिश रहती है कि उसको कम से कम विजिबिलिटी दी जाए। दूसरे नंबर पे जो स्कार की हम बात करें, तो ऑपरेशन के बाद आए हुए स्कार, ये भी स्कार उन्हीं निशानों के तरीके से ट्रीट किए जाते हैं जैसे कि सर्जरी या चोट के बाद आए हुए स्कार्स। इसको भी रिवाइज किया जाता है कई बार। लेप्रोटमी के बाद आए हुए जो चौड़े स्कार्स होते हैं, साथ में आसपास थिकेंड जो टाकों के निशान होते हैं, इन सबको भी रिवाइज किया जा सकता है। इसमें सर्जिकल रिविजन एक ऑप्शन है। दूसरा मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट होता है, जिसके साथ इन सबको ट्रीट किया जाता है, इसको कम किया जाता है। फ्रैक्शनल कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र का भी इन स्कार्स के ट्रीटमेंट में बहुत बड़ा रोल होता है। किस समय हमें देना है, किस स्कार में देना है, कितना देना है, किस अमाउंट में देना है, और कितने समय तक देना है, ये सारी चीज़ें स्कार को देखने के बाद ही डिसाइड होती हैं। अगर हम हाइपोट्रॉपिक स्कार्स की बात करें या कीलॉइड्स की बात करें, तो इन सब का भी ट्रीटमेंट संभव होता है। हाइपोट्रॉपिक स्कार्स को हम लोग इंजेक्शन के ज़रिए या मल्टी मोडालिटी जो हमारा ट्रीटमेंट होता है उसमें इंजेक्शन, साथ में कुछ ऑइंटमेंट्स जो एडवाइस किए जाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र, इन सब की मदद से इसको काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया जा सकता है। इसी तरीके से जो कीलॉइड्स होते हैं, इसमें भी मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट का रोल होता है। इसमें लेज़र, इंजेक्शन जो हम एडवाइस करते हैं, और कुछ प्रेशर थेरेपीज़ होती हैं, इसकी मदद से कीलॉइड्स को काफ़ी हद तक कम किया जाता है। एक्सटेंसिव कीलॉइड्स का ट्रीटमेंट एकदम अलग होता है। कीलॉइड्स में कई बार पूछा जाता है कि क्या इसका ट्रीटमेंट के बाद रिकरेंस होगा, तो उसका जवाब होता है कि इसके रिकरेंस के चांसेस
ट्रीटमेंट के बाद पॉसिबल होते हैं, लेकिन ऑपरेशन के पश्चात कीलॉइड्स में रिकरेंस काफ़ी मात्रा में देखा जाता है। इसीलिए हम लोग कीलॉइड्स में कई बार ऑपरेशन अवॉइड करते हैं, लेकिन कुछ डिसफिगरिंग कीलॉइड्स होते हैं जिसमें सिर्फ ऑपरेशन ही एक रास्ता बचता है, उसको ऑपरेशन के ज़रिए भी डील किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक्ने के बाद आए हुए चेहरे पे जो स्कार्स होते हैं उसको कैसे ट्रीट करते हैं। इसके ट्रीटमेंट में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं। इसमें डर्माब्रेशन भी होता है, इसमें दवाएं होती हैं, केमिकल पील्स होते हैं, फ्रैक्शनल कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र होता है, नाइनोफैट नीडलिंग का भी रोल इसमें होता है। तो इसके थ्रू इसके बाद जो असर आता है इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। फ्रैक्शनल CO2 लेज़र जो भी हम एक्ने में करते हैं तो इसमें मल्टीपल सेशंस की ज़रूरत होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पोस्ट बर्न स्कार्स यानी जलने के बाद आए हुए निशान को कैसे बेहतर कर सकते हैं। जलने के बाद आए हुए स्कार्स के दो कंपोनेंट होते हैं। पहला जो स्किन के टेक्सचर में बदलाव आता है, और दूसरा जो अंडरलाइंग फैट है उसमें जो एट्रोफी हो जाती है उसके कारण जो श्रिंकेज होता है स्किन में या जो डिप्रेशन आता है, ये भी एक कंपोनेंट है। इस स्कार को ट्रीट करने के लिए हम लोग फैट ग्राफ्टिंग और लेज़र की मदद लेते हैं। ऐसा देखा गया है कि फैट ग्राफ्टिंग का बहुत अच्छा रोल होता है, न सिर्फ पोस्ट बर्न स्कार्स में बल्कि और भी अलग तरीके के स्कार्स में भी ये बहुत कारगर साबित होता है। ये कई तरीके से एक्ट करता है। इसमें न सिर्फ वॉल्यूम को रिप्लेस करने की प्रॉपर्टी होती है बल्कि स्किन को एक और बेहतर लुक देने की एक रिजुविनेटिव प्रॉपर्टी भी फैट ग्राफ्ट में होती है। फैट को अलग तरीके से प्रोसेस करके नैनो फैट बनाया जाता है। इसको नीडलिंग के माध्यम से हम लोग फेस में या स्कार्स चेहरे पे और भी किसी स्थान पे हो तो वहाँ पर इंजेक्ट कर सकते हैं। इससे जो रिजुविनेटिव इफेक्ट है काफ़ी हद तक अगले 2 से 3 महीने में ऑपरेशन के बाद नज़र आता है। क्या इसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं स्कार रिविजन के बाद, या जो अलग अलग तरीके के हमारे प्रोसीजर्स हैं, कोई भी अगर हम प्रोसीजर बात करें तो 0% कॉम्प्लिकेशन रेट कहना सही नहीं होगा। कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऑब्वियसली हमेशा इसके साथ में एसोसिएटेड होते हैं, बट एक प्रॉपर ट्रीटमेंट से, प्रॉपर तरीके से वो इलाज करने से ये सारे जो कॉम्प्लिकेशन हैं इनको बहुत हद तक मिनिमाइज़ किया जा सकता है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। धन्यवाद।